एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मेरा ये हैंड रिटन नोट है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सवाल जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर का बेस है दोस्तों। इसी क्वेश्चन, ये जो स्रोत हैं भारतीय ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसी के आधार पर हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सब इनसे ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद। अब इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो और यूज़फुल हो सके। तो जो वेद है दोस्तों इसके संकलनकर्ता कृष्ण देवपायन वेद व्यास थे, ठीक है। और जो वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश मिलता है वो वेद से ही प्राप्त होता है। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सवाल पूछ भी लिया जाता है दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में कि ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह माना जाता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही दोस्तों ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते थे दोस्तों। ये सवाल दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में दिए गए ऋचाओं के जो पढ़ने वाले ऋषि थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था दोस्तों कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कितने मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य का युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। अगला सवाल है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद का कौन सा मंडल करता है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा 10वां मंडल। 10वें मंडल में ही दोस्तों क्या आएगी? 10वें मंडल में ही दोस्तों चातुर्वर्ण समाज के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अनुसार समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों गाय से। अगला सवाल है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना हुई है? तो दोस्तों इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप लोग इसको, अगर आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं तो इसको कम से कम स्टार मार्क करिए क्योंकि ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सरस्वती पाठ के लिए मंत्रों और बलि अनुपालना नियम किस वेद में लिखित है? तो दोस्तों ये यजुर्वेद में। यजुर्वेद, इसके पाठकर्ता को अथर्यु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि यजुर्वेद में जो भी पद दिए हुए हैं उनके पाठकर्ताओं को अथर्यु कहा जाता था। अगला सवाल है, किस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो दोस्तों ये भी यजुर्वेद में ही हमें मिलता है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अगला सवाल है, सामवेद में साम शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सामवेद में साम शब्द का अर्थ गान होता है, ठीक है, मतलब संगीत, और इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अगला सवाल है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उदात्री। मतलब कि सामवेद में जितने भी पद दिए हुए हैं उनके जो पाठकर्ता हैं उन्हें उदात्री कहा जाता है। इस वेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो फैक्ट है इससे सवाल ये बन सकता है कि सामवेद का जो संकलन है वो किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर ही आधारित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों 1810 सूक्त सामवेद में पाए जाते हैं और ये प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इस वेद में कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, विवाह, वनस्पति औषधियाँ, शाप, वशीकरण, राजा का चुनाव और जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि किस वेद से जादू टोने का वर्णन मिलता है? ये सवाल दोस्तों बनता भी है, तो अथर्ववेद से। अगला सवाल है, अथर्ववेद में किस राजवंश की समृद्धि का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों कुरु राजवंश का।
अगला सवाल है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो दोस्तों शाकल शाखा। अगला सवाल है, यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो 2 शाखाओं में बांटा गया है, पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान माना जाता है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इनमें से 13 को ही मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये सवाल भी दोस्तों बन सकता है सवाल में कि 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में प्राप्त होती है? तो दोस्तों मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता में दोस्तों जुआ शराब के बाद स्त्री को पुरुष का तीसरा सबसे मुख्य दोष बताया गया है। तो इस सवाल को दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल है, जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जावालोपनिषेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसमें मिलता है? तो जावालोपनिषेद में। अगर 4 आश्रमों का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, जो पहले हुआ करता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, तो वो वाले आश्रम, वो उन आश्रमों की बात यहाँ पर इस सवाल में की जा रही है। अगला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित किसे माना जाता है? तो दोस्तों मनुस्मृति को। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अब देखिए दोस्तों, इस फैक्ट से एक और सवाल यह बन सकता है कि मनुस्मृति में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो आप बता सकते हैं कि शुंग राजवंश का मिलता है, क्योंकि दोस्तों यह जो है शुंग काल का ही मानक ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल है, वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों वेदांग 6 है। क्या, कौन कौन है? 6, शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। ठीक है दोस्तों, फिर से आप इसे याद जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी जो क्वेश्चन है ना, अगर आप सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि वेदांग कितने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन दे दिया रहेंगे और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आपको दोस्तों अगर ये 6 याद रहेंगे तभी आप उसको पॉइंट आउट कर पाइएगा कि हाँ ये जो है वेदांग नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि 6 वेदांग क्या है? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। अगला सवाल है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसका निर्माण हुआ था? तो आंसर है दोस्तों सूत्र साहित्य का। सूत्रों में गौतम सूत्र सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब ऐसे सवाल बनता है दोस्तों कि सबसे पुराना सूत्र साहित्य कौन है? तो गौतम सूत्र। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18। ठीक है, अब देखिए इनमें केवल 5 ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत ही में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब पुराण 18 है, लेकिन ये जो 5 है इनमें ही केवल राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? तो आंध्र सातवाहन वंश से, और यह सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। मतलब पुराणों में सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो दोस्तों विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस अब एक छोटा सा ट्रिक बोल दीजिए या याद करने का तरीका, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विष्णु भगवान का ही अवतार थे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफी महत्व है? तो अग्नि पुराण का। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सवाल ऐसे ही बन सकता है कि किस पुराण में राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण प्राप्त होता है? तो अग्नि पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जातक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, हीनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, आगम क्या है? तो जैन साहित्यों को ही आगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों जैन धर्म से। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र दोनों का ही संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन, अब देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है। क्या? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से और महावीर के जीवन कृत्यों और उनके समकालीनों का विवरण भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, तो कल्प सूत्र और भगवती सूत्र के बारे में भी जानकारी हम लोग मिल गया है। नेक्स्ट सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, और इनका ही अगला दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त।
ये दोनों नाम ही चाणक्य के ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का अनुवाद श्याम शास्त्री जी ने किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी के लेखक कौन है? तो दोस्तों कल्हण। इन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो अष्टाध्यायी है यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? तो अष्टाध्यायी में ही हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन। इसमें दोस्तों यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि, और यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेसियस कौन था? तो यह एक ईरानी राज्यवैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक दोस्तों हेरोडोटस है, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और उसने ही इंडिका नामक पुस्तक को लिखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला सीरियन राजदूत कौन था? तो दोस्तों डाइमेकस था, और वो सीरियन नरेश ऑन्तियोकस का राजदूत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के राज दरबार में आने वाला मिस्र का राजदूत कौन था? तो दोस्तों डायोनिसियस, और यह किसका राजदूत था? तो टॉलमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में प्राचीन भारत के बंदरगाहों की जानकारी मिलती है? दोस्तों आप इसको जरूर से याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह भारत आए थे, मतलब कि विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य भी था इनका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने अपने वृतांत में भारत के किस राज्य का वर्णन किया है? तो दोस्तों उन्होंने मध्य प्रदेश का वर्णन किया है, और यह भारत में 14 साल तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके समय भारत आए थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय भारत आए थे 630 ईस्वी में, और ये करीबन 15 साल तक भारत पर रहे थे। 645 ईस्वी में फिर वे भारत से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियूकी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ह्वेनसांग, और इसमें दोस्तों 138 देशों का विवरण मिलता है सियूकी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्वेनसांग के वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो दोस्तों आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज के लेखक कौन है? तो दोस्तों अल बरूनी, और यह महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अच्छा दोस्तों, ये जो तीनों नाम है ना, ये तीनों एक ही पुस्तक के नाम है। ठीक है, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला क्या है? तो दोस्तों रेहला या इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, मतलब यह एक पुस्तक है जिसमें कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत की वर्णन की गई है। ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है दोस्तों, कितने ईस्वी में? तो 1333 ईस्वी में, और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। तो दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन है जो कि आ सकता है एग्जाम में, सल्तनत काल के किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक कौन है? तो दोस्तों तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कब भारत आया था? तो दोस्तों वो 1292 ईस्वी में भारत आया था, और पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे दोस्तों? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो स्टार मार्किंग जरूर कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में होने वाली हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहां से मिलता है? तो एरण्य अभिलेख से। भानुगुप्त के समय में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है?
तो उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर? उनके अभिलेखों के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यहाँ उनके लिखा हुआ है, उनके अभिलेखों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से, ठीक है, मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने करवाया? तो यवन शासकों ने। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने करवाया? यवन शासकों ने। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित थी? तो दोस्तों उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, ठीक है, ये दोनों शैलियां उस समय विकसित हुई थी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। नेक्स्ट सवाल है, नागर शैली और द्रविड़ शैली के संगम से किस शैली का जन्म हुआ? तो दोस्तों वेसर शैली का। किसका? वेसर शैली का। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है दोस्तों कि दक्षिणापथ में जो मंदिरें बनी है वो किस शैली पर में बनी है? तो दोस्तों वो वेसर शैली में ही बनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख बचे हैं जिनको हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए इसको जल्द से जल्द हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि इसको याद किया जा सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख, और इसका निर्माण किसने करवाया था? कलिंग राजा खारवेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख, इसका निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसका निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, इसका निर्माण किसने करवाया? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख का निर्माण किसने कराया? गौतमी बलश्री ने। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का निर्माण किसने कराया? तो समुद्रगुप्त ने, ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, जिसका निर्माण किसने करवाया? मालवा नरेश यशोवर्मन ने। अभी देखिए दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? मंदसौर अभिलेख से ही प्राप्त होती है। उसका निर्माण किसने करवाया था? मालवा नरेश यशोवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? तो प्रतिहार नरेश भोज ने। नेक्स्ट है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, तो इसका निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। अब देखिए दोस्तों यहां भी पहले भी जूनागढ़ यहां भी है और यहां भी है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। आई गेस कि अब क्वेश्चन अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो या तो आपको क्लियर कर देगा कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के बारे में पूछा गया है, या फिर अगर क्लियर नहीं करेगा तो ऑप्शन में या तो रुद्रदामन होगा या फिर स्कंदगुप्त होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने। और जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख का निर्माण किसने कराया? तो रुद्रदामन ने। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख का निर्माण किसने कराया दोस्तों? विजय सेन ने, और यह एक बंगाल के शासक थे, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। अच्छा दोस्तों ये जो अभिलेख होता है, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ईपीग्राफी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। दोस्तों ये मेरा एक सीरीज चल रहा है, मैं हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रागैतिहासिक काल पर आएगा, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और दोस्तों अगर कोई सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टेक केयर।